इंटीग्रेशन चैप्टर मिसलिनियस बची है चैप्टर नंबर 6 की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। इसके साथ साथ 5-5, 6-6 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और हर क्लास में आपको होमवर्क मिलेगा। ये तो मिलेगा ही, वो 5-5 क्वेश्चन, ठीक है। उससे क्या होगा कि थोड़ा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। व्हाट इज़ इंटीग्रेशन? दिस चैप्टर इज़ टोटली बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स। जो डिफ्रेंसिएशन हमने की है उसी का उल्टा जो है बोला जाता है इंटीग्रेशन को। जैसे हमने 11th में या 10th में सीखा था कि tan π/4 अगर 1 है तो हमने 12th में क्या सीखा कि π/4 क्या है? tan इनवर्स 1। सिंपल सी बात, हमने यही सीखा था। तो ये भी हमने उल्टा सीखा, इनवर्स मतलब उल्टा। तो इंटीग्रेशन बेसिकली व्हाट इज इंटीग्रेशन? इट इज इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव की जगह हम यूज़ करते हैं वर्ड डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन प्रोसेस का नाम है एंड डेरिवेटिव उसके अंदर निकाला जाता है। तो आज मैं इंट्रो दूंगा, थोड़े से क्वेश्चंस भी समझाऊंगा ताकि चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। अब हमारे को वैसे तो सिलेबस में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी है और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है, बट दिस ईयर डेफिनेट इंटीग्रेशन डिलीट हो गई है क्योंकि कोरोना के कर में चीज़ें काफ़ी रिड्यूस हुई हैं, तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है। डेफिनेट इंटीग्रेशन रिड्यूस कर दी गई है, खाली अपने इनडेफिनेट पढ़नी है। नाउ व्हाट इज़ इंटीग्रेशन? इसका साइन कैसा होता है, इसको निकाला कैसे जाता है, उसे सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं। हम क्या लिखते हैं? f'(x). सिंपल। तो हमारी ये जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था डिफरेंशिएशन। अब इसकी जो रिवर्स प्रोसेस है, हमें इस चैप्टर में पहले ये गिवन होता था, ये निकालते थे। अब हमें ये गिवन होगा, f'(x) गिवन होगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा? fx। ये काम करना है। fx गिवन था, f'(x) निकालना हमने चैप्टर 5 और 6 दोनों में सीखा। अब हमें f'(x) दिया होगा और हमें fx निकालना है, जो कि काफ़ी उल्टी प्रोसेस है। यहाँ पे डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव होता है। ये जो इसका ये क्या है? f'(x) क्या है? इसका डेरिवेटिव है। तो ये fx इसका क्या हो गया? एंटी डेरिवेटिव। अगर मैं इस सिंपल शब्द में कहूँ, यहाँ से यहाँ जाओ तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाओ तो एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो ये एरो लगा, इसको इंटीग्रल बोला जाता है। इंटीग्रल एक साइन लगता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता है इंटीग्रल, उसे लगाना पड़ता है। जैसे हम अभी इसको आपने समझ लिया, इस प्रोसेस का नाम होता है इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रल को छोड़ो, एंटी डेरिवेटिव समझो। वैसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं और इंटीग्रल भी कहते हैं, एक ही बात है। अगर आप एंटी डेरिवेटिव बोलो या इंटीग्रल बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने लिखा था। और इस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन, और इस प्रोसेस का उल्टी वापस जाने की प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन। अब कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि हमने करना क्या है। तो पहले इसको रब करते हैं। जैसे अगर आपको sin x का डेरिवेटिव निकालना है, sin x का डेरिवेटिव निकालना है, तो आप क्या करोगे? इक्वल टू क्या लिखोगे? cos x। सिंपल सी बात है। और साथ में आप dx/dx भी लिखते थे ना, तो वो आपका कट जाता था। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो ऐसे दिया हुआ है y = sin x, और इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप क्या करोगे? dy/dx cos x। ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा, आपको बोला जाएगा इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ, इसका इंटीग्रल निकालो, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो। तो हम क्या करें? हमें सोचना पड़ेगा। देखो, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको
एक्सरसाइज करते करते याद हो जाएंगे। जैसे इसका फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है तो ऐसे cos x का भी याद हो जाएगा आपको। लेकिन फ़िलहाल अभी फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं करने तो आप क्या कर सकते हो, आप ये देखो हमें लिखना कैसे है, एग्जैक्टली करना क्या होता है। हमें ये दिया होगा ऐसे cos x, ये साइन है इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन का साइन है कि इससे पता लगे, जैसे ये डैश लगाते थे ना, ये डी वाई बाई, ये किसका साइन है, डिफरेंशिएशन का, या वाई डैश करते थे या वाई वन लिखते थे तो पता लगता है डिफरेंशिएशन की बात है, या फिर अब लिखते थे एफ डैश एक्स तो पता लगता है डिफरेंशिएशन की बात है, तो यहाँ पे इंटीग्रल लगता है। हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा cos x का लगाओ और ये dx साथ में लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो dx है वो x है डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, तो हमें इसका आंसर निकालना है। तो इसका मतलब होता है कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ, फाइंड इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे बोला जाता है कि आपको जो x cos x दिया है उसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। अब बोला कैसे जाता है और निकाला कैसे जाता है मैं बताता हूँ आपको। इस साइन को बोलते हैं इंटीग्रल, आपकी बुक में दिया भी हुआ है फिर भी आप लिख लो। इस साइन को बोला जाता है इंटीग्रल और ये हो गया आपका विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे लिखा जाता है कि इंटीग्रल ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x। जिसका निकालना है, ये जो चीज़ है जिसका निकालना है, इसको बोला जाता है इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड, ये इंटीग्रैंड है जिसका निकालना है, जो फंक्शन है। बेसिकली इंटीग्रैंड क्या होता है, fx, जिसका निकालना है, या fx को हम fx ही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि ये f डैश x है, हमें नॉर्मल फंक्शन है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इसे बोला जाता है इंटीग्रल। दिस इज इंटीग्रैंड एंड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, और क्या है, और यहाँ पे जो ये x है ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया क्योंकि x के टर्म्स में हो रहा है। अगर ये थीटा होगा थीटा, r होगा r, y होगा y, ये चेंज होता रहेगा। ओके, अब आती है इसको सॉल्व करने की बात। ये तो मेन बता दें, तो हमें आइडिया लगाना है। हमें पता है यार cos x, हम अपना डिफरेंशिएशन याद करेंगे यार। cos x कब आता था, sin x आता था, तब आता था, तो मतलब कि ये cos x तब आया होगा जब यहाँ पे क्या रहा होगा, sin x। सिंपल सी बात, sin x रहा होगा। अब एक छोटी सी बात और यहाँ पे परेशान करती है कि sin x को डिफरेंशिएट करूँगा तो cos x तो आएगा ही आएगा, क्या पता। ठीक है, आपने अगर sin x को किया था तो cos x आ गया था, तो मतलब हमारा आंसर ठीक है। अगर मैंने ये फंक्शन लिया होता sin x प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स क्या होता, तो भी cos x ही होता ना, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गया। y इज इक्वल टू, पहले फंक्शन sin x लिया, उसका डिफरेंशिएशन भी cos x आया, sin x प्लस 3 लिया, उसका भी आया। चलो चेंज कर देते हैं, -3 ले लो तो -0 हो गया, तब भी आंसर cos x आया। तो मतलब ये जो cos x आंसर है खाली sin x का आंसर नहीं है, ये बहुत सारे नंबरों का आंसर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ गया, प्लस माइनस k, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी क्या होगा, कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट लो आंसर तो cos x ही आएगा, चाहे वो प्लस में है चाहे माइनस। हाँ, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी बात, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे k लगा दूंगा तो आंसर में k cos x आएगा, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, cos x। तो थोड़ा समझो ध्यान से कि ये जो cos x आंसर आया था ये खाली sin x से नहीं आया, sin x प्लस माइनस k से आया था। अब वो k की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये दिया आंसर। अब ये एंटी डेरिवेटिव निकालना है, हमें क्या पता कि जो cos x आया था ये sin x से आया था, sin x प्लस 5 से आया था, sin x माइनस 8 से आया था, sin x प्लस 100 से आया था। देयर आर इस k के लिए कितनी वैल्यूज़ हैं, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज़। k के लिए इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, जितना मर्जी नंबर लगा, कोई भी नंबर लगा दो, लेकिन आंसर क्या आएगा, cos x, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो इस तरह की डिफरेंशिएशन
जिसके अंदर हम बहुत सारी वैल्यूज़ लगा सकते हैं, उसे बोला जाता है इनफाइनाइट या इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट आंसर्स हैं तो इसको इसे बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये हमारे सिलेबस में हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो प्रॉब्लम घूम फिर के ये आ गई, इसको लिख लेना, मैंने बता दिया कि यार ये cos x का आंसर sin x तो गलत हो गया, क्या पता sin x प्लस k वगैरह कुछ होता था। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक c लगा देते हैं हर डिफरेंशिएशन में। जहाँ पे dx आएगा वहाँ पे c ज़रूर आएगा। कि हमने सोचा था कि ये sin x नहीं था, sin x प्लस k की जगह हमने c लगा दिया। अभी आपको कहा सर माइनस भी तो था, तो आप ऐसे कर लो ना, अगर मान लो ये c की वैल्यू -5 है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हो तो वो माइनस जाएगा, अपना माइनस हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक साइन लेते हैं प्लस का c का, और इसको बोला जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की मतलब हमने एक कोई भी लेट कर लिया है कि इस हिसाब से क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। अब ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये एक एग्जांपल है इंटीग्रेशन करनी कैसे है, ये आप नोट करो। फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस डिराइव करूँगा और आपको बताऊँगा, वो आपने याद करने हैं। पहले आप इस चीज़ को नोट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक नंबर दिया था, फॉर एग्ज़ाम्पल y = x³। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते तो आंसर आता 3x²। मतलब आपके पास फॉर्मूला क्या था, n(x(n-1), इसी फॉर्मूला था ना। तो इस तरह से इंटीग्रेशन में भी आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा जिससे आप इस तरह के सम्स को डिफरेंशिएट कर दो। अगर मैं आपको बोलूँ फर्दर कि इसका मेरे को इंटीग्रेशन करके दिखाओ, या इसका इस इंटीग्रैंड का इंटीग्रल निकाल के दिखाओ मेरे को, तो आप लोग परेशान, यार क्यूब को कम तो कर सकते हैं। ये तो पक्का पता है कि जब क्यूब था तो उसकी पावर कम होती है, n-1 होती है डिफरेंशिएशन में, तो मतलब कि इंटीग्रेशन में पावर क्या बढ़ेगी। लेकिन अब वो क्या चीज़ थी, यहाँ पे क्या चीज़ थी जैसे 3x² आया होगा, तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि क्या किया जाए इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैं आपको अभी के अभी लिखवा देता हूँ, उसका आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मैं उस फॉर्मूले से आपको करके भी दिखाऊंगा। जब भी आपको इंटीग्रेशन करनी होगी किसी भी चीज़ की, लिख लो फॉर्मूला x⁴n, कोई भी चीज़ होगी x⁴n में, तो आप उसको क्या करोगे, xn+1/n+1। जब भी आपको ये चीज़ दी होगी तो आप उस हिसाब से उसको सॉल्व कर लोगे। और +c तो लगने क्योंकि हमको हर इंटीग्रेशन में +c लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। हमको नहीं पता कि प्लस माइनस में क्या था क्या नहीं, जो ज़ीरो हो चुका हो, क्या पता था क्या पता नहीं था, तो हम हर एक चीज़ के लिए ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। ये क्या था, 3x²। हमको कहाँ जाना था, इस पे। हमारा आंसर इसका ये आना चाहिए बेसिकली। हमको y' दिया होगा, हमको y निकालना है, हमको ये निकालना है। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, xn+1n+1। x वैसे का वैसे, यहाँ पे n क्या है, 2, तो आंसर इसको लिखो 2+1/n+1 क्या हुआ, 2+1। और ये 3 क्या होगा, ये 3 साथ में रहेगा। जैसे डिफरेंशिएशन में 3 साथ में रहता था, इसमें भी साथ में रहेगा, क्योंकि बेसिकली अभी एक लॉ में आपको पढ़ाऊंगा, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो 3 यहाँ पे बाहर आ जाता है बेसिकली। अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिलहाल इसको आप ऐसे ही रखो +c। तो ये क्या बन गया, 3 वैसे का वैसे। x का 2+1 कितना हुआ, क्यूब। 2+1 कितना हुआ, 3। तो ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया वही x³। क्या पता x³ के साथ में कोई नंबर होता, कोई भी एनी नंबर होता, तो हमको नहीं पता, हमने उसके लिए c यूज़ कर लिया, ठीक है। वो c की वैल्यू 0 होगी इस केस में, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला फॉर्मूला आप लोग ये नोट करो। फिर मैं आपको और फॉर्मूले सारे लिखवाता हूँ। दिस इज़ योर फर्स्ट फॉर्मूला, कि जब भी xn वाली चीज़ें आएंगी तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और सेकेंड फॉर्मूला करते हैं,
जब भी पावर की चीज़ आएगी, देखो यहाँ पे पावर कम हुई थी, यहाँ पे पावर बढ़ा दी, यहाँ से एक पावर कम हुई थी और कुछ मल्टीप्लाई हुआ था, हमने एक पावर बढ़ा दी और जो मल्टीप्लाई हुआ था उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो आपस में चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो साथ में छोटे छोटे फॉर्मूले कुछ लिखो, जब भी आपको इंटीग्रेशन खाली dx दिया हो, कुछ दिया ही नहीं अंदर, कोई टर्म ही नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा x। क्यों? फॉर एग्जांपल मैं आपको रीज़न ऐसे दूंगा, अगर मेरे को x का डेरिवेटिव करना हो तो आंसर क्या आता? 1। सिंपल सी बात है ना, x का डेरिवेटिव क्या होता? 1। तो यहाँ पे 1 ही तो है। अब 1 का हमने उल्टा जाना ना, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 1 का ही डिफरेंस, अगर आपको कोई भी नंबर खाली 1 की बात कर रहा हूँ, कोई और नंबर 2, 3, 4 की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी? x प्लस c। तो आपको मैं हर चीज़ का रीज़न दूंगा। x डैश का इंटीग्रेशन 1 था, सॉरी डेरिवेटिव था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x। ठीक है, तो ये फॉर्मूले इस बुक में भी लिखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 290 NCERT का, आप लिख भी सकते हो और वहाँ से मार्क भी कर सकते हो, और लेकिन मैं आपको यहाँ पे उसका रीज़न दे रहा हूँ किस हिसाब से हो रहा है। अब आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के, उसमें इसको मैं रब करने लगा हूँ, मैं खाली ट्रिग्नोमेट्री के लिखूँगा। पेज नंबर 290 पे ऑलरेडी लिखे है, लेकिन मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है, ठीक है? तो इसको रब करते हैं, आप इसको नोट कर लो। ट्रिग्नोमेट्री की डिफ्रेंशिएशन थोड़ी सी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन थोड़ी सी अलग है। क्यों? पहला फॉर्मूला है हमारे पास, अगर आपको इंटीग्रेशन निकालनी हो cos x की, तो अभी हमने निकाल के देखी भी थी कि साइन था तो cos आया, तो cos है तो साइन होगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको निकालनी हो sin x की तो प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि साइन कब आया होगा? साइन तब आया होगा जब cos हुआ होगा, यही होगा ना, cos x रहा होगा तो आंसर आया होगा माइनस साइन एक्स, यही हुआ होगा। cos x था तो आंसर आया था माइनस साइन। अब साइन की वैल्यू निकालनी है तो आंसर क्या आएगा? माइनस cos x प्लस c। तो थोड़ा सा आपने याद रखना है, हमने आपको बताया था डेरिवेटिव ऑफ cos, cot और cosec, हमने आपको बताया था कि जब भी ये आते, इनके जो आंसर आते हैं उसमें माइनस माइनस था, इनके डेरिवेटिव निकालने में जो आंसर था उसमें माइनस था। साइन, टैन और सेकेंड में नहीं था, cos x में था। तो जब भी किसी भी डेरिवेटिव का आंसर cosec, मतलब इसका आंसर निकाला था तो आंसर में माइनस था। अब जब ये खुद आंसर में निकलेगा तो इसके साथ माइनस ज़रूर होगा। तो सी वाली टर्म में आंसर में माइनस था और इंटीग्रेशन में सी वाली टर्म के साथ माइनस लगेगा। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहो तो खुद देखो, हमें क्या इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। हमें ये निकालना है साइन एक्स डी एक्स, तो आप खुद देखो, ये डी एक्स मैं यहाँ लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा cos x, ये इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये एंटी डेरिवेटिव अगर कभी निकालना हो ना, थोड़ा सा आपको आइडिया तो है डेरिवेटिव का, है साइन एक्स कब आया होगा? जो cos x लिया होगा। तो हम cos x को ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव ये dx उठ के यहाँ चला जाएगा, साइन एक्स dx। हमको ये वाली वैल्यू मिल गई, यहाँ पे ये माइनस तंग कर रहा है और यहाँ पे d है, d क्या बन जाता है? d क्या बन जाएगा? d देखो dx यहाँ पे उठ के यहाँ चला गया जी, d यहाँ से हटेगा ना, यहाँ जाके इंटीग्रेशन बन जाएगा। सिंपल सी बात, ये dx यहाँ पे उठ के यहाँ चला गया और ये d हट के यहाँ पे जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। और ये माइनस साइन तंग कर रहा है, माइनस साइन को यहाँ ले लो, तो साइन एक्स डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो उल्टा प्रोसेस भी मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हो फॉर्मूलेस के यूज़ से। तो ये आपके दो फॉर्मूले हो गए। इसी हिसाब से सीकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है यार, सीकेंड स्क्वायर एक्स कब आया था? जो tan एक्स का डेरिवेटिव किया था। तो खुद सोचो, जब डी डी एक्स ऑफ tan एक्स किया था तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आया था। अब ये डी एक्स क्या कर रहे हैं? यहाँ से उठा रहे हैं और इसके साथ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी एक्स साथ में लगा हुआ है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी tan एक्स, और ये d कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। ये डी एक्स यहाँ उठ के चला गया, ये रहा, और ये d उठ के यहाँ चला गया, इंटीग्रेशन का साइन बन गया। तो हमारा आंसर आ गया tan एक्स। तो मतलब इसका आंसर क्या था?
tan x प्लस सी। तो ये आपको बार बार करके नहीं देखना, आपको ये याद करने हैं। जिस तैयारी के साथ आपने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले याद किए थे, उसी तैयारी के साथ से आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी याद करने हैं। मैं बस 4 लिखूंगा, बाकी बुक में लिखे हुए हैं क्योंकि मेरे को कॉसेक वाली चीज़ें बतानी है आपको। तो कॉसेक का आपका हो गया माइनस कॉट, क्योंकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव जब किया था तो माइनस कोसेकेंट आया था। मैंने आपको बोला जब भी आंसर में कॉस कॉट या क्या था कॉसेक आएगा आंसर में, यहाँ नहीं यहाँ, तो माइनस माइनस ज़रूर लगेगा। तो आपको ये याद रखने फॉर्मूलेज़, ये आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज़ याद करने हैं। अब थोड़े से फॉर्मूले इन्वर्स के भी कर लेते हैं। मैंने 4 कराया, 6 होते हैं, ये आप बुक में से देख लेना। 1-2 फॉर्मूले इन्वर्स के भी आपको करा के दिखाता हूँ। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए, देखो dx हमेशा न्यूमरेटर में होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप खुद सोचोगे यार ये देखा देखा लग रहा है। हमें याद आया कि साइन इनवर्स x का अगर डिफ्रेंशिएशन की जाए तो आंसर क्या आता था? आंसर आता था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज़ मिल गई। तो आपको धीरे धीरे देख देख के याद आना शुरू हो जाएगा। वहाँ के फॉर्मूले याद होंगे तो यहाँ के भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वहाँ के नहीं याद तो यहाँ तो परेशानी होगी। ये dx उठा दिया, यहाँ लगा दिया, बन गया dx/, ये ठीक है। ये d हटा दिया, यहाँ लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया? ये मतलब इस पूरे की वैल्यू ये मिल गई। तो इक्वल टू क्या था? प्लस सी तो रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, बाकी इन्वर्स के फॉर्मूले सारे आपके पास है। बात वही है कि जहाँ जहाँ पे कॉस या कॉट या कॉसेक आंसर में आएगा तो माइनस का साइन ज़रूर लगाएंगे आप। आंसर में डिफरेंशिएशन में क्या होता था? कॉस का आंसर निकालने में वहाँ लगता था साइन की वैल्यू में, जो भी आंसर आता था यहाँ भी कॉस के साथ में लगेगा। कॉस का करते थे तो आंसर में लगता था, यहाँ पे कॉस में साथ में लग जाएगा, कॉस के माइनस लगेगा। तो ये कुछ इन्वर्स के भी फॉर्मूले हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। फिर आते हैं अपने इन्वर्स के बाद 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले इन्वर्स के हो गए। फिर आपके EX वाले, अगर आपको दिया जाए इसका इंटीग्रेशन निकालो EX dx, तो आपको पता है यार EX का डिफरेंशिएशन तो EX था, मतलब अगर ddx ऑफ, मतलब फॉर्मूला याद करने की जगह खुद निकाल के देख भी सकते हो आप। ddx ऑफ EX किया था तो आंसर क्या आया था? EX आया था, ये आया था ना। तो ये dx हटाया, मिल गई ये वैल्यू, ये d हटा दो, मिल गई ये वैल्यू, तो आंसर क्या हो गया? EX का डिफरेंशिएशन भी EX था और EX का इंटीग्रेशन भी EX प्लस C हो गया। तो आप थोड़ा थोड़ा सा अपने आप भी करना सीखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, लॉग के, हाँ लॉग का समझाना पड़ेगा। लॉग का पूरे मैं तरीके से समझाऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में। ठीक है, इतना आप नोट करो, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ। नोट करना है नोट करो, या फिर बुक में ऑलरेडी पेज नंबर 290 पे दिया हुआ है। और EX के अलावा कुछ और फॉर्मूले भी हैं जो अभी पेज नंबर 290 पे नहीं दिए हुए, वो मैं आपको साथ साथ जब चैप्टर कराऊंगा करा दूंगा। थोड़ा सा आपको आज इंट्रो देनी है, आइडिया देना है कि क्वेश्चंस किए कैसे जाते हैं। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये उल्टे क्वेश्चन तो बड़े मुश्किल है, बड़े इतना दिमाग कौन लगाए कि उसका डेरिवेटिव क्या था फिर उसको निकाला जाए। नहीं, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज आगे बढ़ते रहेंगे आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले याद हो गए थे। पहले वो भी लगे थे, बार पेज पलट के देखना पड़ता था। फिर करते करते आपको रूट का भी याद हो गया, माइनस की पावर भी याद होगी, करते करते याद हो गया ना। तो ये भी करते करते 11-12 एक्सरसाइजेज हैं, 1-2 कट भी गई हैं, तो हो जाएंगे यार, टेंशन मत लेना। ओके, log x के बारे में शुरू करते हैं। हमें निकालने को बोला है 1/x का डिफ्रेंशिएशन। हमें पता था कि 1/x कब आता है? जब log x का डेरिवेटिव किया जाता है। log x का डेरिवेटिव कर देंगे तो आंसर क्या आता है? 1/x। सिंपल सी बात है। तो ये dx मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, ये d मैं यहाँ से ले जाता हूँ, तो मतलब ये पूरी चीज़, ये पूरा का पूरा पैकेज मेरे को यहाँ मिल गया। तो आंसर क्या आ गया? log x प्लस सी। अब एक चीज़ और ध्यान से देखनी है आपने कि log x 1/x का डिफ्रेंशिएशन तो है,
एक और इसमें प्रॉब्लम आती है कि log माइनस एक्स जो या माइनस log x होता है उसका भी आंसर सेम होता है। आप खुद देखो, log x का तो आपने ये निकाल लिया, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, लेकिन हमने डिफ्रेंशिएशन में एक बात थोड़ी सी छोड़ दी थी, या कईयों को पता भी हो कि log जब भी हम निकालते थे ना, वहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी थी कि ऑलवेज़ हमने जब भी log निकालना है ऑलवेज़ पॉजिटिव वेरिएबल का निकालना होता है। log हमेशा जब निकालते हैं हम पॉजिटिव वैल्यूज़ का निकालते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने माइनस का निकाल के देखें तो सही, तो इसका आंसर क्या आएगा? log x का क्या हो गया? 1/-x। और फिर चेन रूल के हिसाब से माइनस एक्स का क्या हो गया? -1। भाई log का हो गया 1/-x और माइनस एक्स का क्या हो गया? -1। माइनस से माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया? 1/x। अब ये dx हटाऊँ, यहाँ पे dx लग गया, ये d हटाऊँ, यहाँ पे लग गया। तो ये वैल्यू log x की भी आई और ये वैल्यू log माइनस है। वैसे माइनस लेते नहीं है, ऐसा वैलिड नहीं होता मैथ्स में, क्योंकि हम log जब भी लेते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ की लेते हैं। बट एक छोटी सी बात देखो कि अगर मैं ये लेता तो भी आंसर यही आता, क्योंकि माइनस से माइनस कट रहा है। तो बेसिकली हमको पता लगा यार log x का भी आंसर ये है, log x का भी आंसर ये है और log माइनस x का आंसर भी ये है। तो मतलब इसकी डिफरेंशिएशन दो हो गई, log x भी होगी और log माइनस x भी होगी। तो हम दो वैल्यूज़ के लिए क्या लगा लेते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, या इससे बेटर ये है हम ये लगाएं। इससे हमारे दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो हमको पता है, मॉड का मतलब होता है एक पॉजिटिव x हो जाएगा, एक नेगेटिव x हो जाएगा, दो वैल्यूज़ निकल के आ गई। कैसे होता है? वेयर x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x इज़ लेस दैन 0, ये वैल्यू निकल आती है, हमें पता है। और एक और बात हो जाती है कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो log के अंदर वेरिएबल होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये मॉड का मतलब हम बचपन से पढ़ते हैं, मॉड किसी भी नंबर का कर दोगे, अगर -5 का मॉड करोगे तो आंसर क्या आता है? 5। और 5 का मॉड क्या होता है? वो भी 5 होता है। तो हमें दो फ़ायदे हो रहे हैं, एक तो हमको x की दोनों वैल्यूज़ मिल गई, ये वाली भी और ये वाली भी, और हमारा अंदर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, प्लस में बन जाएगा अपने आप। तो दोनों बेनिफिट्स होते हैं। तो ये फॉर्मूला है जो आपको सिखाना ज़रूरी था। तो आप ये जो मैंने मिटाया है, प्लीज़ 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 फॉर्मूलेस चाहे नोट करो चाहे ना करो, क्योंकि बुक में है, लेकिन ये सोल्यूशन लिखवाया था, ये ज़रूर नोट करना कि log x की वैल्यूज़ कैसे आई थी। ठीक है, तो जब भी 1/x आ जाएगा तो आप log उसमें करेंगे। अभी इसमें चेन रूल आता है, बट वो अभी आपकी क्लास में, अभी आपके 7.1 में नहीं सिखाया जाएगा। एक और है इंटीग्रेशन ऑफ ax, मतलब किसी भी चीज़ की, अभी हमने पढ़ा था x की पावर a, तो वो क्या था? x की पावर a+1 अपॉन a+1, मैंने n लिखा था, वहाँ पे a लिख लो, एक ही बात है। लेकिन अगर x खुद पावर में आ गया तो क्या किया जाए? हमको याद है यार, हमने लॉगरिथमिक फंक्शन में पढ़ा था कि ऐसी क्या फंक्शन का हम करें जो आंसर ax आ जाता था। तो हमें पता था ax अपॉन log a किया था हमने वहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला याद करवाया था मैंने निकाल के आपको। अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ये निकाल के आपको दिखा दिया। फ़िलहाल आप इसको लिखो। ठीक है, ax अपॉन log a, ये log e a वाला नहीं है, सिंपल log a है, उस हिसाब से क्वेश्चन होते हैं। ये तो हो गए जी फॉर्मूलाज। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। 3-4 प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली, वो भी आपको साथ साथ ही करा दूँगा। फिर हम एक्सरसाइज को शुरू कर देते हैं आज ही, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं ले दे के। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन है, हेडिंग वो आपको कॉपी में लिखनी है, वो बुक में थोड़ी सी टफ दी हुई है। पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि अगर किसी फंक्शन का, मतलब अगर दो फंक्शंस हैं समझ लो, एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, उसका एडिशन दिया हुआ है या सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, कुछ भी, दोनों में इकट्ठी बता रहा हूँ मैं। अगर ऐसे दिया है, अगर दो अलग अलग फंक्शंस एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तो वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे डेरिवेटिव में था, इसका डेरिवेटिव अगर आपको बोला जाए fx प्लस gx का डेरिवेटिव करो तो आप क्या करते थे? f' अलग कर लिया और g' अलग करते थे, इसको डेरिवेटिव अलग, इसको डेरिवेटिव अलग, और उसको प्लस करते थे। वही चीज़ यहाँ भी कंटिन्यू हो रही है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx अलग हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस।
जी अलग हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। इसमें बेसिकली दो प्रॉपर्टीज मैंने इकट्ठी करा दी, प्लस की भी माइनस की भी। तो बेसिकली हमने सोचा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन थोड़ा इजी है और आपको 7.1 में, 2 में और 3 में यही सिखाया जाएगा। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई आपको अभी नहीं सिखाया जाएगा। आप उसको मान लो कि दो फंक्शंस ऐसे हैं, तो इसमें चेन प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल डेरिवेटिव में था, डिफरेंशिएशन में था, अभी हमारे पास नहीं है, आगे जाके आएगा, अभी फ़िलहाल नहीं है हमारे पास, अभी आपको नहीं सिखाया जाएगा। तो जब ये है ही नहीं तो ये सॉल्व करना आपको आएगा ही नहीं। तो हमने इसको, ये मल्टीप्लाई को, या अगर डिवाइड भी आता है तो प्रोडक्ट को और क्वोशिएंट को हमको प्लस या माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे। जब ये प्लस या माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो सोल्यूशन निकलना शुरू हो जाएंगे, ईजी हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, अगर कोई कॉन्स्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीग्रेशन में, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया भी था 3 वाला। जैसे अगर आपका आ रहा है 5x⁴, तो इसका क्या करोगे, 5 बाहर आ जाएगा और डिफरेंट इंटीग्रेशन बच जाएगी x⁴ dx, जिसका आंसर आ जाएगा 5 वैसे का वैसे ही x⁴ + 1 अपॉन 4 + 1। तो ये 5 से 5 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा x⁵। खुद करके देख लो, x5 का डेरिवेटिव, सॉरी प्लस c भी लगेगा। सिंपल एक क्वेश्चन भी करा दिया मैंने आपको अपने आप से बना के। अगर x⁵ का डिफरेंशिएट करते तो क्या आता है, 5x4। ठीक है, अब रिवर्स भी चेक कर लिया करो, इसका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आपका काम सी है। ठीक है, तो ये k बाहर आ सकता है, ये कांस्टेंट होता है। अगर बस एक ही शर्त है कि k कोई वेरिएबल ना हो, k एक कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है। एक्चुअली बुक में है नहीं प्रॉपर्टीज़, मैंने खुद थोड़ी सी बुक में ना 7-8 प्रॉपर्टीज़ दी हैं। मैंने मेन छांट के 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। तो अगर एक कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, p ले लेते हैं, और एक अलग सा कांस्टेंट gx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये प्लस या माइनस कुछ भी दिया हुआ है, तो क्या होगा, तो ये p(f(x) अलग हो जाएगा और ये q(gx) अलग हो जाएगा। बाद में क्या होगा, ये सिंपल प्रॉपर्टी है, बाद में क्या होगा, ये p अलग से यहाँ निकाल सकते हो बाहर और ये q अलग से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, अंदर के बाद बाहर में ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके निकाल सकते हो। फिलहाल आप ऐसे लिख लो। प्रॉपर्टी नंबर 3, लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास 2 अलग अलग इंटीग्रेशन है, फॉर एग्जांपल यही ले लो। ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व किया, मान लो एक इंटीग्रेशन है fx dx और एक प्लस या माइनस, कुछ है प्लस ले लेते हैं, ये gx, अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे ये वाला चीज़ आ गई थी, इसके आगे क्या करना है, इसको मान लो मैंने सॉल्व कर दिया, हमारे पास कुछ भी आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल कैपिटल fx लिख लेते हैं। कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि इसका आंसर समझ लो ये आ गया होगा, और इसका भी हमने लिखा होगा c, क्योंकि जब इसको सॉल्व किया होगा तो एक c यहाँ पे आ गया होगा। और इसी तरह से जब इसको सॉल्व किया होगा, मान लो कैपिटल gx आंसर आ गया। कंफ्यूज मत होना, मैं कैपिटल F का मतलब ये इसका आंसर है, gx का मतलब वो gx का आंसर है, प्लस c यहाँ पे भी आया होगा क्योंकि 2 बार c आ गया। अब ये 2c का क्या किया जाएगा, मान लो इसको c1 लिख देते हैं, इसको c2 लिख देते हैं, तो आपको फाइनल जब आंसर लिखोगे, ये वाली चीज़ तो आप ऐसे ही लिख दोगे, ये वाली चीज़ भी आप ऐसे ही लिख दोगे, प्लस c1 और जो c2 है वो इकट्ठा होकर c बन जाएगा, एक ही c। क्योंकि हमें तो c की वैल्यू नहीं पता, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके कुछ भी, सॉरी नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, एनी रियल नंबर इट कैन बी। तो हमें उससे मतलब नहीं है, जितने अगर c1 c2 c3 c4 c5 जितने मर्जी c हो, वो सारे इकट्ठे कंबाइन होकर एक c बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है 4। फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में करा रहा हूँ, उसमें बोला गया राइट एन एंटी डेरिवेटिव। इसको हम इंटीग्रेट भी कह सकते हैं, एक ही बात होता है। तो राइट एन एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेट, जब भी एंटी डेरिवेटिव निकालना है आपको, क्वेश्चन में एग्जाम में एंटी डेरिवेटिव निकालना नहीं आएगा, किसी भी हाल में नहीं आएगा। तो फिलहाल आपको खाली सिखाने के लिए है कि किसका निकालना है। तो
तो मैं आपको एंटी डेरिवेटिव के साथ साथ इंटीग्रेशन भी सिखा देता हूँ। जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल में मांगी चीज़ गई है वो मांगा गया सिर्फ एंटी डेरिवेटिव निकालो। भी एंटी डेरिवेटिव मतलब कि किस चीज़ को डेरिवेटिव करके ये आता था, मैं आपको इंटीग्रेशन ही कराता हूँ साथ साथ, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये मांगा गया है, ये मैंने अपने आप से लगाया, ये वाला पोर्शन और ये अपने आप से, क्योंकि ये मांगा नहीं गया। आपको बोला कि cos 2x कैसे आया होगा, तो हम इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको लेट, जैसे उसमें y लिखते थे ना y, तो इसमें हम i इसको लेट कर सकते हैं, या फिलहाल हम कुछ भी नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलो क्या है, cos 2x है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मन में सोचो यार cos कब आया होगा। cos ऑब्वियस बात है यार, साइन जब लिया होगा तो आया होगा। तो हम अपने मन में sin x का डेरिवेटिव कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव sin 2x, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 2x है ना, तो अपने मन में हम sin 2x का करते हैं। मन में नहीं, रफ रिटर्न में करेंगे, रफ में भी नहीं, फेयर में करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या हो, sin 2x का क्या हो गया, cos 2x, और ये 2x का क्या हो गया, 2। हमारे पास एक चीज़ तो आ गई cos 2x, जो आ गई मैं अंडरलाइन करता रहूँगा, ये मेरे पास आ गई। लेकिन ये 2 पंगा डाल रहा है, देखते हैं और आगे करते हैं। ये dx को यहाँ लेके जाते हैं, तो हमको ये चीज़ बना देनी है पूरी। तो यहाँ ये चीज़ यहाँ पे राइट पे लेके आ जाएंगे, जो लेफ्ट पे होगा हमारा आंसर। सिंपल सी बात, sin 2x, ये dx में उठा के ये वाला dx ऊपर ले गया, तो मेरे पास ये भी चीज़ मिल गई। अब मैं अगर ये d हटा दूंगा तो ये भी मिल गई। अभी सिखाया मैंने आपको, dx को उठा के ऊपर ले जाओ, d को उठाओगे तो d मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या होता है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव जब यहाँ पे जाएगा तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, सिंपल सी बात। डेरिवेटिव यहाँ चला गया, इंटीग्रेशन dx, ये भी विद रिस्पेक्ट टू x था, तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू x था। अब पंगा ये है, ये सारी चीज़ मिल गई, 2 नहीं है, तो 2 को बाहर निकालो। हमने अभी प्रॉपर्टी सीखी भी है, मैं आपको बुक के मेथड से नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल मेथड से करा रहा हूँ, जो आपके आगे भी हल करेगा। अब ये 2 यहाँ पे है, ये कहाँ ले गए, नीचे ले जाऊँ मैं यहाँ पे। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसको इससे काट देते हैं, कभी नहीं कटता ये। अगर यहाँ पे 2 हो तो आप काटो, ये एक थीटा है, ये एक एंगल है, थीटा है, ये थीटा, इससे ये 2 नहीं कट सकता, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, आगे चीज़ ये पूरी की पूरी ये आ गई। आंसर क्या आया, sin 2x अपॉन 2। तो आप लिख लो, बुक का आंसर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ पर ddx लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि इसका ddx निकालोगे तो ये आएगा। हमने इंटीग्रेशन निकाली, सीधा इंटीग्रेशन कराया मैंने आपको, एंटी डेरिवेटिव निकालना नहीं सिखा रहा मैं आपको। अगर आपको पूछा जाए एंटी डेरिवेटिव 1 मार्क्स में, तो आप ये वाला पोर्शन लिख दोगे कि इसका एंटी डेरिवेटिव ये था, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव है, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। तो आंसर आपका ये है बेसिकली। और मैंने आपको एंटी डेरिवेटिव नहीं सिखाया, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता, सीधा मैंने डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कराया। तो एक एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब सेकेंड पार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत ईजी है, मतलब चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 2-3 एक्सरसाइज तो बहुत ईजी है। अच्छा, एग्जाम्पल 1 का ही सेकेंड पार्ट करने लगे हैं। कर करके आपको मैं करता रहूँगा, आप देखते रहो और लिखते रहो। देखने के बाद लिखना, पॉज करके साथ साथ मत लिखना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हमको ये निकालने को बोला गया, इसका डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। तो हम मन में सोच रहे हैं यार यहाँ पे स्क्वायर है तो मतलब कोई चीज़ क्यूब में होगी, और यहाँ पे क्यूब है तो मतलब कोई ना कोई चीज़ 4 में होगी। तो हम अपने मन में अलग अलग चीज़ें लेके चलेंगे कि क्या किया जाए। आपके पास 2 मेथड्स हैं, या तो इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, प्रॉब्लम ही ख़त्म, ठीक है। तो अब मैं आपको डायरेक्टली सिखाता हूँ कि करने कैसे हैं क्वेश्चन। तो इसको अलग कर लेते हैं पहले। तो ये बन जाएगा 3 इंटीग्रेंड, क्योंकि ये 3x² बनेगा तो 3 बाहर आ जाएगा, प्लस 4, ठीक है। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस हिसाब से अलग हो गया। अभी इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसका अलग निकाल लेते हैं, उसका अलग निकाल लेते हैं। अब एंटी डेरिवेटिव निकालना मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, मैं सीधा आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। हमने क्या फॉर्मूला सीखा था, अगर x के लिए इसका ये निकाला जाए तो क्या होता है, 2 + 1 अपॉन 2 + 1। अगर यहाँ पे n है तो फॉर्मूला क्या है, n + 1।
n+1 और इसमें हमारे पास 3 है, ये 3 वैसे का वैसे ही। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x 2 है ना ऊपर, तो 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c1, ये 4 वैसे का वैसे ही, x 3+1 अपॉन 3+1 ये प्लस c2। ठीक है, बुक के मेथड से मैं आपको नहीं करा रहा, मैं आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन सिखा रहा हूँ। बुक में पहले एंटी डेरिवेटिव सिखाया, फिर इंटीग्रेशन सिखाई है, मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ है नहीं और एंटी डेरिवेटिव कभी आता नहीं है। एंटी डेरिवेटिव करते तुक्के मारते कि हाँ जी सर ये x³ होता, ये x4 होता, इसको डिफ्रेंशिएट करते तो आता 3x² + 4x³, तो मतलब इस ये पूरे का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, ये तो 2 बच्चों वाले काम है, खुद ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन की मेथड से सिखाते हैं क्या करना है। तो ये हो गया 3x³ अपॉन 3, ये प्लस c1 को गायब कर देंगे अभी, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये c1 और c2 बन के c बन जाएंगे सीधा। तो ये 3 से 3 कट गया, 4 से, वही हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमने किस स्टेप से निकाला, इंटीग्रेशन से। ये हमारा आंसर है, नोट कर लो। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 1/x की बात हो रही है जी, और ये मैंने आपको अभी करा भी दिया है। ये मैंने अभी आपको जब फॉर्मूला बनाया था मैंने बताया था आपको इसका इंटीग्रेशन ये होता है, और आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो बिकॉज इट इज़ अ फॉर्मूला। और लेकिन अगर आपने वो नोट किया था, मैंने कहा था सॉल्यूशन नोट करना, तो वहाँ से नोट कर लो कि log x से भी ये आ रहा था और log -x से भी ये आ रहा था, तो दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं, और बुक में दोनों के दोनों दिए भी हुए हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। आगे चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और आप बोलो कि सर ये तो क्वोशंट में आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैंने आपको बोला कि आपको मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, आपको सबको प्लस या माइनस में कन्वर्ट करना है। एक फंक्शन यहाँ पे और एक फंक्शन आपको यहाँ पे, तो इसको भी आप सीखो। अभी मैंने जो पहले आपको फर्स्ट एग्जांपल कराया 3 पार्ट्स, उसके आप अगर देखोगे सोचोगे तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक हो गए आपके 9 तक, जो मैंने अभी एग्जाम्पल के 3 पार्ट्स कराए उसके ऊपर बेस्ड 9 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 से या 11 से जो आगे चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करने हैं। जिनके आंसर सही आ गए इट्स गुड, जिनके आंसर सही नहीं आएंगे आप मेरे को क्वेश्चन नंबर भेजो, मैं आपको पिक्स सॉल्व करके भेज दूंगा। अगर ज़्यादा होंगे तो वीडियो बना दूंगा, कम होंगे तो मैं आपको पिक्स सेंड कर दूंगा और ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 1-1 मिनट में एक क्वेश्चन खत्म होता है जी। अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए कि ये प्लस माइनस की फॉर्म में आ जाए, ऐसे कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो डिवाइड है और हमको डिवाइड की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक भी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसको dx था, इसको ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम को स्प्लिट कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं ना, एलसीएम को स्प्लिट कर देते हैं। ये क्या बन गया x, ये क्या बन गया, अब चीज़ें आसान होगी। सॉरी प्लस लिख दिया मैंने गलती से, अब चीज़ें आसान होगी। अब जो चीज़ आपकी डिवाइड में थी आपकी प्लस माइनस में आ गई, तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, उसको एलसीएम को स्प्लिट करके आप कर सकते हो। अभी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी सर इसका कैसे किया जाए, पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। बेसिकली ये क्या बन गया, वैसे मैं इतना स्टेप्स लिखता नहीं हूँ, डायरेक्टली कर देता हूँ क्योंकि जैसे जैसे आगे जाओगे आपको याद होगा चैप्टर 5 जब डिफरेंशिएशन कराया था मैं छोटे छोटे क्वेश्चन के या सब्स्टिट्यूशन करने के छोटे छोटे स्टेप भी लिखता था, लेकिन बाद में जब AOD पे पहुँच गए चैप्टर नंबर 6 पे मैंने डायरेक्टली करना शुरू कर दिए। तो ये भी मैं छोटे छोटे स्टेप लिखूंगा स्टार्टिंग में, फिर डायरेक्टली करना शुरू कर देंगे। ये ऐसे हो गया क्योंकि मैं डायरेक्टली कैसे करूँगा, फटाफट से लिख दूंगा x dx का क्या होता है 1, उस हिसाब से आपको आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप लिखो, ठीक है, और ये माइनस का साइन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ, क्या मैं 1/x² को x की पावर -2 लिख सकता हूँ, तो मैंने आपको इसका भी सिखा दिया। 2 बातें सीखी हमने, एक तो जब डिवाइड में कुछ हो उसको एलसीएम को स्प्लिट कर दो, इसके साथ भी लगा दो, अगर इसके सामने कुछ और तीसरी चीज़ भी होती है उसके साथ भी लगाए थे, तो वो एक जितने भी टर्म्स न्यूमरेटर में उतने आपके नंबर्स बन जाएंगे, उतनी टर्म्स बन जाएंगी, उतनी बार इंटीग्रेशन का साइन बन जाएगा। इसमें 2 टर्म्स थी तो 2 बार इंटीग्रेशन का साइन बन गया। अब दूसरी चीज़ हमने सीखा कि अगर कोई डिनोमिनेटर में पावर की चीज़ है तो उसको माइनस की पावर ले आओ, चीज़ें आसान। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हमें पता है 1 होता है,
हमें पता है ये 1 होता है, हमने फॉर्मूले सीखे हैं, अभी आपको फॉर्मूले लिखवाई भी थी। और अगर आपको याद है तो आप फॉर्मूला नहीं, गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया, वो था 1 का dx, तो x था, मेरे को गलती लग गई, इसका ये नहीं होगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास है, x की पावर 1 है ना, तो मतलब हुआ x 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है। सिमिलरली ये भी करेंगे, माइनस है तो ब्रैकेट लगेगा, x की पावर कितनी -2 + 1 -2 + 1, ठीक है जी। तो ये बन गया x² अपॉन 2, ये प्लस C1 बाद में देखते हैं इसको, माइनस x -2 + 1 कितना हुआ, x -1 पावर होगी, और ये कितना -2 + 1 -1 प्लस C कर दिया मैंने इकट्ठा ही। बुक में से आंसर चेक करके हिसाब करते हैं इसका। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x² अपॉन 2, और ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, और ये x के -1 को हम 1/x भी लिख सकते हैं, आंसर आ गया, ठीक है ना। अब x के -1 छोड़ दो तो भी कोई बात नहीं है। तो ये हमारा आंसर, कोई देखा आपने, कोई खास मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले ज़्यादा होने चाहिए। तो स्प्लिटिंग कर दिया करो एलसीएम की, जितने न्यूमरेटर में टर्म्स होंगी उतने इंटीग्रेशन बन जाएंगी। पहली बात, डिनोमिनेटर की पावर को न्यूमरेटर में माइनस की पावर लेके सॉल्व कर लो सेम फॉर्मूले से। जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी यूज़ कर लिया। इसका थर्ड पार्ट करते हैं जी। सिंपल सी बात है ये भी, अब फटाफट से करना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है, बस यही एग्जाम्पल्स करने हैं। फिर बाकी थ्योरम है, और वो थ्योरम तो आप खुद भी लर्न कर लेना। ओके, मैंने आपको क्या बोला, अलग अलग कर लो। ठीक है, x की पावर +1 अपॉन 2/3 + 1, सिंपल फॉर्मूला आपके पास है। 1 का dx क्या होता है, x होता है, आपको बताया था पिछली बार, और प्लस c, मैं डायरेक्टली एक ही c लगा रहा हूँ, हालांकि मेरे को यहाँ भी लगाना चाहिए c1 + ये और c2, बाद में c करेंगे क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स हैं। 2/3 + 1 होगा 2 + 3 5/3, और ये 5/3 हो गया। अब आप c को हटा सकते हो और एक c लगा सकते हो। तो बेसिकली मेरे पास आंसर आ रहा है ठीक है 3/5, ये 5/3 है, ऊपर नीचे जाके हो जाएगा 3/x की पावर 5/3 + x + c। तो चेक कर लेते बुक में, बिल्कुल ठीक आंसर है जी। फटाफट से नोट करो, मैं अगला एग्जाम्पल ट्राई करूँ। तो कुछ भी नहीं है, जैसे उसको अलग अलग किया था इसको भी हम साथ साथ अलग अलग कर लेंगे। डायरेक्टली मत कर देना, इसका अलग कर दिया, इसका अब मतलब डायरेक्टली इंटीग्रेशन लगाए बगैर ही कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी। पावर में आ गया ऐसे वैसे, ठीक है, हमने अलग अलग कर दिया। अब इसका क्या होगा, इसका होगा 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, ठीक है, प्लस C1 लगा रहे हैं ये, अच्छा ये सीधा फाइनल C लगा रहे हैं, पर आप लगा लो, कोई ऐसी बात नहीं है। ये 2 तो बाहर आ गया, और EX का डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने बताया EX ही होता है, EX + C2 हो गया, ये माइनस है तो माइनस 1/x का अभी बताया था आपको क्या होता है, log mod of x + C3। आई होप कोने में चला गया बोर्ड, थोड़ी सी लाइटिंग है, थोड़ा समझ लेना, बोल देता हूँ। बेसिकली मैंने क्या लिखा है, -log mod of x + C3, ठीक है, सारे C अलग अलग कर दिए। अब इसका 3 + 2 5/2, और ये भी नीचे आ जाएगा 5/2, 3 + 2, ठीक है, और ये C1 C2 और C3 को इकट्ठा बाद में लिखेंगे हम। प्लस क्या हो गया 2EX - log mod x + C बस C। तो ये 5/2 जो है ये क्या बन जाएगा 2/5, और कुछ इसमें हो नहीं सकता काम। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं। ये मैंने देखो फर्स्ट एग्जांपल जो आपका था वो सिंपल क्वेश्चंस एंटी डेरिवेटिव निकालने के थे, बट मैंने इंटीग्रेशन करा दी उसमें। सेकंड एग्जांपल पावर्स वाले क्वेश्चन को प्लस माइनस में कैसे, डिवाइड वाले कैसे करने हैं वो सिखा दिया। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के सिखाता हूँ कैसे करने हैं, तो आप एक एक्सरसाइज कर पाओगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है,
क्योंकि इसी में मैंने इंट्रो भी दिया है, इसी में क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, आप तो घर बैठ के देखो आराम से और करो सॉल्व। सिंपल बात है यार, साइन एक्स को अलग कर दो और प्लस का साइन है तो कॉस एक्स को अलग कर दो। मैंने आपको बताया प्लस माइनस में परेशानी नहीं है, हर चीज़ को प्लस माइनस में लेके आओ, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और वो कैसे लेके आना, बचपन से जितनी मैथ सीखी है, 12th में हो यार आप, जितनी मैथ सीखी है उसको ले आओ। ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा कॉस एक्स होता है, लेकिन मैंने कहा जब भी कॉस कॉसेक और कॉटेक लगे, कॉस कॉसेक और कॉट आंसर में आए तो माइनस ज़रूर लगाना, प्लस C1। और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस C2। सिंपल चीज़ें हैं। तो आपको ये सिखाया जा रहा है कि प्लस माइनस में कैसे करना। तो आंसर आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C। तो एक पार्ट हो गया, फटाफट से अगला पार्ट करते हैं। कॉसेक एक्स और ये है कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हम देखो अब वही चीज़ आ गई, मैंने कहा था क्वोशंट हो या प्रोडक्ट हो आप उसको प्लस माइनस में ले आओ। तो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल अभी आपको नहीं सिखाया गया, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर ही। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया, या अभी रहने दो, ठीक है, प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स ऐसे बन गया। अब इसको आप अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऑलरेडी प्लस प्लस में 2 डिजिट्स बन गई है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप लोग को पता है, कॉट एक्स का करते हैं तो कॉसेक आता है, कॉसेक स्क्वायर आता है, तो माइनस कॉट एक्स हो गया, क्योंकि जब भी आंसर में सी वाली टर्म जब भी आएगी -7 रहेगा। ठीक है, या रहने देते हैं, एक ही बार लगा देते हैं, परेशान हो गए हम भी। कॉसेक एक कॉट एक्स किसका होता था, कॉसेक का। जब भी कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव करते थे, अगर आपको याद हो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉसेक एक कॉट एक्स, तो यहाँ पे लग जाएगा ये प्लस की जगह माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया है। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। डेरिवेटिव करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या है, आप खोलोगे, मैंने आपको बोला कि जब भी डिनोमिनेटर में क्वोशंट हो उसको स्प्लिट कर दो, तो वही काम करना है, इसको स्प्लिट ही करना है। तो क्या बन जाएगा, जैसे उसमें एक्स स्क्वायर नीचे था तो 2 जगह एक्स स्क्वायर कर दिया था हमने, इसमें कॉसेक स्क्वायर को। फॉर्मूला फंडा चीज़ें सब वही लगेंगी, कुछ नया नहीं करना। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऐसे माइनस, अब मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली कर लिया क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है और इतने छोटे छोटे स्टेप लिखने की आदत हमें है नहीं, क्योंकि हमने पूरा कितनी बार तो करा हुआ है। तो आप लोग ऐसे मत करना, पूरा लिखना पहले 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, पूरा एक ही इंटीग्रेशन के अंदर ब्रैकेट लगा के जैसे ये लिखा है, पूरा एक ही इंटीग्रेशन के अंदर। फिर आप सेकेंड स्टेप ये लिखना। अभी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन गया, आपको देखो जो चीज़ डिवाइड में थी अब वो प्लस माइनस में आ गई। ये क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। अच्छा, इसमें गलती होगी थोड़ी सी, क्वेश्चन गलत नोट कर लिया, क्योंकि टैन स्क्वायर का तो हमारा डेरिवेटिव है ही नहीं, यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे साइन है। तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ पे साइन अकेला है और कॉस जो है स्क्वायर में है, तो साइन अपॉन कॉस तो हो गया टैन, साइन अकेला है, कॉस स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है और इसमें कोई पावर नहीं है। तो साइन अपॉन कॉस, एक तो टैन बन गया, नीचे क्या रह गया 1 अपॉन कॉस, तो उसको मैं सीकेंड बना दूँ, समझ गए हो ना। साइन अपॉन कॉस टैन बन गया, 1 अपॉन कॉस सीकेंड बन गया। नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ लेना। अब इसके आगे आपके पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना। सीकेंड स्क्वायर एक्स हमको पता है टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो टैन एक्स हो गया और ये माइनस है, टैन एक्स सी एक्स सेकेंड एक्स का सीकेंड एक्स का होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे देखो दोनों जगह सी आया आंसर में तो माइनस लगाया, यहाँ पे नहीं आया सी तो हमने माइनस लगाया। ये जो माइनस है क्वेश्चन का माइनस है, फॉर्मूले का माइनस नहीं है।
सिंपल हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से आपने करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 एक रह गया, वो कराते हैं एंड देन विल फिनिश अप द क्लास। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज में आई थिंक ऐसा क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो 22 के बाद भी है क्या क्वेश्चन? नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 22 से मिलता जुलता है, समझ लेना। वो कह रहा है इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो f, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? f, ठीक है। और इस तरह से निकालो कि f03 दिया हुआ है, तो मतलब कि इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है कहाँ पे? जहाँ पे f03 है। कराता हूँ पहले इसका, ये f ऐसे लिख लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, वो इंटीग्रेशन का साइन लग रहा था। fx ये दिया हुआ, तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है जो कि f है, तो हम निकाल लेते हैं। मतलब कि f जो है वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ये कह रहा है कि जो f फंक्शन है वो इसका एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव मतलब ये, तो ये निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें आता है निकालना। ये क्या करेंगे हम? 4x³ dx माइनस 6 dx अलग अलग कर दिया, ठीक है। 4 इसका फॉर्मूला आता है x4, सॉरी मैं डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ, आप इसको कर लिया करो, माइनस 6x + c, यही होगा। ये fx है, मतलब कह रहा है कि इसका एंटी डेरिवेटिव f है, तो f लिख दिया मैंने। तो ये हो गया 4x4/4 माइनस 6x + c। ये 4 से 4 कट गया, हमारे पास बच गया x4 माइनस 6x + c। ये क्या था? fx। वो कह रहा है कि f0 की जो वैल्यू 3 है, आपको इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है जहाँ पे f03 है। तो निकाल के चेक कर लेते हैं। तो f0 अगर ये है 3 है, ठीक है ना, 3 है गिवन है, मतलब कि f0 fx ये है, तो f0 कितना होगा? 0 की पावर 4 माइनस 60 प्लस c = 3। ये हो गया ना, fx ये था, f0 ये हो गया, और ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, मतलब c = 3 आ गया, मतलब हमको c की वैल्यू पता लगी। तो देयरफॉर जो fx निकालने को बोला गया है वो ये है x4 माइनस 6x + 3। मतलब क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था, इसका डेरिवेटिव किया था तो ये आया था। देखो 4x³ आ गया, माइनस 6 आ गया, प्लस 3 का तो 0 होता आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन है। पिछले चैप्टरों में 5 और 6 में इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे तो f' करते थे। अब उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो fx, कैपिटल fx, ठीक है। एक चीज़ आपने ये सीखी कैपिटल वाली, और आपने ये सीखा कि अगर fx ये है और उसकी वैल्यू दी हुई है तो हमको c की वैल्यू मिल गई। c की वैल्यू मिल गई, हर बार नहीं मिलेगी, हर बार मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, अगर मान लो यहाँ पे 1 होता तो 1 की पावर 4 या 2 की पावर 4 माइनस 6 कोई नंबर, मतलब ये दो का नंबर बन जाते हैं। वो नंबर या 3 से प्लस माइनस होते, c का एक नंबर मिल जाता, c की एक वैल्यू मिल जाती। तो जब भी आपको fx की वैल्यू दी होगी तो आपकी c की वैल्यू निकल जाएगी। c की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपका आंसर आ गया। अब आपका होमवर्क में आपको 2 काम करने हैं, 7.1 का भी मिलेगा, मिसलेनियस का भी मिलेगा। आपको समझाता हूँ करना क्या है। होमवर्क में है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 7.1 के कितने क्वेश्चन करने हैं? सारे। जो आपसे नहीं हो पाएंगे आप मेरे से पूछ लेना, इकट्ठे करके पूछ लेना, मैं उसकी पिक्स भेज दूंगा सॉल्व करके। 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन होंगे तो पिक्स भेज दूंगा। ज़्यादा क्वेश्चन डाउट निकलते हैं सबके तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक होमवर्क आपका ये है। दूसरा होमवर्क है एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 की। कितना करना है? देखो मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज कराता है तो 2 से 4 क्लास लगती है, क्योंकि इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? इसमें 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 4-5 ही नहीं करने, बाकी सारे करने हैं। तो अगर मैं कराऊंगा 3 से 4 क्लास, पूरा हफ्ता वेस्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े ये करते रहेंगे, साथ साथ थोड़े थोड़े ये करते रहेंगे, सिलेबस चलता रहेगा। जब तक ये कंप्लीट होगी तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर 7th की मिसलेनियस 8th के साथ करते रहेंगे। तो इसके एक क्वेश्चन करने हैं आपने। फर्स्ट काट दो, मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन काट दो चैप्टर 6 का। सेकंड करना है, फिर थर्ड भी काट दो, रेडी आपके वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है। 4 करना है और 5 करना है। 3 क्वेश्चंस कर लो आज, क्योंकि आज इसकी होमवर्क ज़्यादा है, आप सिर्फ 3 कर लो। जब होमवर्क ये वाला कम हुआ करेगा मैं 5-5 दूंगा, जब ये ज़्यादा होगा 2-3 करके दे दूंगा, ताकि बर्डन ना पड़े आप पे। तो ये आपका होमवर्क है
और ये आपकी एक्सरसाइज है, आप आराम से ट्राई करो, इट विल टेक सम टाइम। पेज नंबर 2 मेरे को फॉर्मूला याद है, मैं फटाफट से अप्लाई कर देता हूँ। आपको फॉर्मूले भी याद नहीं है तो आप पेज 290 पे देखो और कोशिश करोगे लिख लिख के याद करते रहो। तो जब वो याद हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने मेरे को परसों तक दिखाना है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगर वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज़ मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा।